हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज का वीडियो उन पीड़ित पतियों के लिए है जो बेचारे मेंटेनेंस की मार झेल रहे हैं। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा आपकी वाइफ ने कर रखा है, अपार्ट फ्रॉम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो पैकेजेस आते हैं 498A 125 सेक्शन 12 DV एक्ट के जो मुकदमे हैं, इसके अलावा अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस कर रखा है तो आज का वीडियो बेहद खास है। आज एक मैं ऐसा जो है जजमेंट आपको कोट करने वाला हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जो कि आपकी लाइफ में संजीवनी का काम करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, या मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बात कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, जब भी मेंटेनेंस के केस की बात आती है तो वाइफ का कहना होता है कि उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कमा धमा रही नहीं है, वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करती है। रिसेंटली कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हस्बैंड फिजिकल लेबर करे लेकिन वाइफ को जो है पेमेंट दे, पैसा दे। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई कतई भी कि भाई वाइफ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है हस्बैंड के प्रति और उसके फैमिली के प्रति। पैसे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और बनती है, ये भी ऑनरेबल कोर्ट को बताना चाहिए था, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। हालांकि मैं कोर्ट पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, मैं जो रख रहा हूँ। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी मेंटेनेंस का केस वाइफ करती हैं, वाइफ कभी भी अपनी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताती। वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि अगर वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बता देंगी तो उनका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं रुक जाने वाला है और वो हस्बैंड को हैरेस नहीं कर पाएंगी। खैर, हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो केस चला, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस केस के दौरान जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वाइफ से हस्बैंड ने मूलभूत 3 प्रश्न पूछे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। जैसे मैंने कहा ना पहले भी अपने वीडियोस में कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है, अगर इसका सही से इस्तेमाल करोगे तो आप केस जीत जाओगे। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पर हस्बैंड केस जीत जाता है। वो कैसे? हस्बैंड क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपनी वाइफ से केवल 3 प्रश्न पूछता है और उस 3 प्रश्न के आधार पर फैमिली कोर्ट में वो मेंटेनेंस का केस भी जीतता है। और दूसरी चीज़, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी वाइफ जो है क्रिमिनल अपील फाइल करती है, रिवीजन फाइल करती हैं, उस रिवीजन को भी वो जीतता है। मेंटेनेंस वाइफ का कंप्लीटली खारिज हो जाता है। अब केस के फैक्ट्स पर आते हैं कि वाइफ ने क्या होता है अपने हस्बैंड के ऊपर जो 3 पैकेजेस आते हैं, पैकेज में 3 मुकदमे मिलते हैं, 498A DV 125 का केस कर दिया। और इसमें क्या हुआ, वाइफ ने अपने हस्बैंड से 30,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस मांगा। वाइफ ने 30,000 रुपये का मेंटेनेंस इस आधार पर मांगा कि उसका हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसके पास अच्छा खासा पैकेज है, उसके पास दिल्ली गुरुग्राम में अच्छी भली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन आधार पर उन्होंने 30,000 रुपये अपने हस्बैंड से मंथली मेंटेनेंस मांगा। जब हस्बैंड आता है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में अपेयर होता है, वो अपना WS यानी कि रिप्लाई फाइल करता है और रिप्लाई फाइल करता है गुरुग्राम की फैमिली कोर्ट में। और वहाँ पर कहता है कि वाइफ जो है उसकी बिजनेस कर रही हैं, वो प्ले स्कूल चला रही हैं। ठीक है, प्ले स्कूल चला रही हैं और उनका अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन वाइफ क्या करती हैं, उसकी डिनाई कर देती हैं। अब पति कोर्ट को ये भी बताता है कि उसने पहले से सेक्शन 9 भी डाल रखा था, सेक्शन 9 उसके फेवर में डिक्री हो गई, लेकिन वाइफ रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। पति को इसी दौरान डाइवोर्स भी ग्रांट हो जाता है, उनको तलाक भी मिल जाता है अपनी वाइफ से इसी आधार पर, क्योंकि डिजर्शन और क्रूएलिटी के बेसिस पर उनको तलाक भी मिल जाता है। और 498A का भी मुकदमा उसकी वाइफ ने किया होता है। उसमें क्या होता है, उसकी फैमिली वालों को जो और हस्बैंड को एक्विटल हो जाता है, यानी कि दोष मुक्त कंप्लीटली वो 498A के मुकदमे से भी हो सकते हैं। तो हस्बैंड को जो डाइवोर्स मिला होता है वो 2 ग्राउंड्स पर मिला होता है। वो डिजर्शन के बेसिस पर यानी कि परित्याग के बेसिस पर, उनकी वाइफ स्वेच्छा से उनके घर नहीं आना चाहती हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहती, इस बेसिस पर उनको डाइवोर्स मिल गया। दूसरी चीज़, क्रूएलिटी का ग्राउंड भी रखा गया, क्रूएलिटी के आधार पर और डिजर्शन के बेसिस पर उनको तलाक मिल जाता है। अब मेंटेनेंस की सुनवाई होती है, इसी दौरान जिरह चल रही होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ मूलभूत प्रश्न पूछवाते हैं अपने वकील साहब से। वकील साहब पूछते हैं पहला प्रश्न, क्योंकि वाइफ जर्नली क्या होता है
अपनी बैंक डिटेल्स, अपना कुछ भी डिटेल नहीं देना चाहती हैं और कुछ भी, और कोर्ट को गुमराह करती हैं कि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास पैसे का सोर्स नहीं है, इसलिए हस्बैंड से दिलाया जाए। अगर वो अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उनको मेंटेनेंस तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। और हस्बैंड के लिए ये प्रूफ करना बहुत कठिन हो जाता है कि उसकी वाइफ वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है, उसके पास कोई पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जनरली हमने देखा कि वाइफ को क्या होता है, कोर्ट में झूठ बोल देती थी। यहाँ पर वकील साहब ने गेम कर दिया। कैसे गेम कर दिया इस केस में? वकील साहब ने क्वेश्चन पूछा उनसे, उनकी वाइफ से, कि भाई क्या, देखिए आपके पास क्या बैंक अकाउंट है? तो वाइफ बिल्कुल एडमिट करती, हाँ मेरे पास बैंक अकाउंट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, वो यस बोलती हैं। वकील साहब बड़े खुश, चलो ठीक है बैंक अकाउंट है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा चीज़ पूछते हैं कि आपके पास पैन कार्ड है? वो बिल्कुल पैन कार्ड का भी एक्सेप्ट करती हैं, पैन कार्ड है। अब तीसरी चीज़ जब आती है यहाँ पर कि क्या आप अपना बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध करा सकती हैं, ये पूछा गया। ठीक है, जब ये पूछा गया कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध करा सकती हैं तो इस कंडीशन में वाइफ ने मना कर दिया। जी हाँ, वाइफ ने मना कर दिया कि हम अपना बैंक स्टेटमेंट किसी कंडीशन में उपलब्ध नहीं कराएंगे। जब उन्होंने बैंक में अपना स्टेटमेंट उपलब्ध कराने से मना कर दिया तो कोर्ट ने क्या किया, इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बाद जो है एविडेंस की स्टेज पर दोनों पार्टीज़ के एविडेंस को इवेलुएट किया। और इस तरीके से एक बात सामने निकल कर इसमें और आती है कि वाइफ ने पहले दिल्ली में भी अपने हस्बैंड के ऊपर जो है केस कर रखा हुआ था और फैमिली कोर्ट में ही केस किया था। वहाँ पर उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया था, फैक्ट्स को छुपाया था और इसलिए उन्होंने वहाँ से केस विड्रॉ कर लिया। फिर ये आती हैं पंजाब में और यहाँ पर आके नए जगह पर गुरुग्राम में केस करती हैं। ठीक है, पंजाब गलती से निकल गया, गुरुग्राम में आती है, वो गुरुग्राम में केस करती हैं। उसके बाद कोर्ट ने पाया यहाँ पर भी कि वाइफ ने अपने मैटर में फैक्ट्स को छुपाया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, हस्बैंड का उसने परित्याग कर दिया है, जानबूझ के कर दिया है। अब हस्बैंड का परित्याग कर देना, झूठ बोलना एक तरीके से क्रूएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड है। झूठा मुकदमा लिखाना क्रूएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड है। अब क्रूएलिटी अगर आप कर रही हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। परित्याग कर दिया यानी कि आपने अपनी स्वेच्छा से अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है विदाउट एनी रीज़न, तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो फैमिली कोर्ट क्या करती है गुरुग्राम की, इनके मेंटेनेंस को खारिज कर देती है इस बेसिस पर, क्योंकि ये भी क्लियर हो जाता है कि वाइफ किसी और के साथ एडल्ट्री में रह रही होती हैं और दूसरी चीज़ डिजर्शन के बेसिस पर परित्याग कर चुकी हैं। तीसरा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के बेसिस पर उनका मेंटेनेंस कोर्ट खारिज कर देती थी। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करें और इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी वाइफ का मेंटेनेंस खारिज कराएं। फिर इस दौरान वाइफ क्या करती हैं, वो रिवीजन फाइल करती हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिवीजन में जाती हैं, उनका रिवीजन भी वहाँ पर खारिज हो जाता है। कोर्ट इसी चीज़ को कंसिडरेशन में लेती है क्योंकि जो गुरुग्राम की फैमिली कोर्ट का जजमेंट है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, सही है। एडल्ट्री में रहने वाली महिला को कतई मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। जो महिला फॉल्स केसेस लिखा रही है, वो जानबूझ के अपने पति से अलग रह रही है, डिजर्शन स्वयं से कर रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रही है यानी कि उसकी कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम रही होगी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा वो प्ले स्कूल चला रही है और उसने अपना स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। इसी बेसिस पर कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस खारिज कर दिया। अब मेंटेनेंस खारिज हो गया, उसको कुछ नहीं मिलना, तो हस्बैंड को चाहिए कि फॉल्स केसेस जो भी वाइफ ने लिखा है उसके अगेंस्ट 182 की कार्रवाई कराए या जो है उसके अगेंस्ट डेफेमेशन के केसेस कराए, क्योंकि उसको एक्विटल मिल चुका था 498 एक केस में भी। तो उम्मीद है ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, व्हाट्सएप पर नंबर मिल जाएगा, उसी के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। वहाँ पर मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूँ, आपके प्रश्नों का डायरेक्ट उत्तर देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।